Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की ज़बरदस्त वीडियो में हम देखेंगे भारत की सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाज़िया इलाही खान जी का भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया, बात हम कर रहे हैं इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मुझे चार बड़ी मतलब 4 बिगेस्ट कास्ट फॉर मी आर पुअर, यूथ, वुमेन एंड फार्मर्स। क्या मतलब करना चाहते हैं या क्या किया है उन्होंने लास्ट इस टर्म में या इससे पहले की उनकी जो टर्म थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या चीजें की और क्या चीजें रह गई हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं कि इन चारों को मैंने टारगेट किया और उसको मैंने मजीद बेहतरी लानी है उसके अंदर। देखिए, एक देश फकर भाई तभी बहुत तरक्की याफ्ता होता है जब देश के हर एक व्यक्ति के पेट में अनाज जाता है, जब देश के हर एक व्यक्ति के सर पर छत होता है, जब देश के हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक काम होता है जी, और देश के हर एक बच्चों के पास शिक्षा का प्रावधान होता है, तब वो देश तरक्की याफ्ता कहलाता है। बिल्कुल ये बात आज अब 9 साल में जिस तरह से भारत ने तरक्की की है, जिस तरह से हम पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया के जितने भी लीडर है वो भारत की तारीफ करते हैं और इसमें कोई इनकार करने वाली बात नहीं है कि वाकई में 9 साल में भारत बहुत सर्वप्रथम गया है। लेकिन भारत के गरीबों के बारे में जो कभी भी नहीं सोचा गया, भारत के पिछड़ों के बारे में जो कभी भी नहीं सोचा गया, भारत के किसानों के बारे में जो कभी भी नहीं सोचा गया, भारत के उन युवाओं के बारे में जो कभी भी नहीं सोचा गया, मेरे भारत के प्रधानमंत्री उस बारे में भी सोचने की पूरी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। कई बार उन्होंने अपनी स्पीच के माध्यम से मुसलमानों के बारे में भी बात की है। कई बार उन्होंने अपनी स्पीच के माध्यम से ये भी बताया है कि अल्लाह को आप लोग मानते हैं, उसी कुरान में 800 बार इल्म के बारे में भी लिखा हुआ है, तो मुसलमानों को शिक्षित होना चाहिए। देखिए, एक देश की तरक्की में 4 पिलर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसी पर उन्होंने बात की है। नारी शक्ति पर बात की है, युवा शक्ति पर बात की है, फार्मर्स पर बात की है, पुअर फैमिलीज पर बात की है और इसी को फिर अमृत स्तंभ का नाम दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने। अपनी रैली में उन्होंने ये भी कहा है कि वो जब तक जिंदा हैं और वो जब तक भारत और राष्ट्र के लिए, इस भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, वो गरीबी को दूर करके ही सांस लेंगे। वो उस वक्त तक नहीं थकेंगे, वो उस वक्त तक अब हिम्मत नहीं हारेंगे जब तक वो भारत से गरीबी को कहीं दूर उठा करके ना फेंक दे और उसको वो खत्म ना करते भारत की जमीन से। बहुत खूबसूरत स्पीच थी, बहुत मीनिंगफुल स्पीच थी, बहुत एनर्जेटिक स्पीच थी और उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला हो या अंबानी के लेवल का कोई एक बिजनेसमैन, कारोबारी क्यों ना हो, सबके लिए एक प्रेरणा स्वरूप एक भारत के मुखिया की तरफ से एक स्पीच थी। एक कहना था कि मेरा कर्तव्य तब पूरा होगा जब भारत से गरीबी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जब गांधी परिवार का सरकार था तो इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी कहा कि जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद यहाँ तक कि 1990 की मंडल कमीशन की बैठक में भी गांधी जी ने इस नारे को बुलंद किया था। उसके बाद एक गांधी परिवार का चश्म चिराग आया है और उसने ओबीसी को बांट दिया, उसने मुसलमानों को बांट दिया, उसने ब्राह्मण को बांट दिया, उसने क्षेत्रीय को बांट दिया, उसने यहाँ तक के राहुल गांधी जो गांधी परिवार के चश्मो चिराग है, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी मीडिया ग्रुप से लोग आए थे उनको भी धर्मों में बांटा और प्रेस, मीडिया और रिपोर्टर से पूछ डाला कि आप ओबीसी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्षेत्रीय हैं। तो ये एक ऐसा चश्मो चिराग गांधी परिवार से आया है जिसने ये नारा लगा दिया कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी फिर भी हाथ पे। इंदिरा गांधी जी की बात राहुल गांधी की लात पे और ये राहुल गांधी ले आया पार्टी को फुटपाथ पे। 40 सेंट
राइट तो राइट तो भारत के प्रधानमंत्री इसी चीज को अपने भारत के वासियों को बताना चाहते थे कि जो कोई पार्टियां भी, जो कोई लोग भी इस भारत में बैठ करके अपने अपनी चेयर के लिए धर्मों के आधार पर और फिरकों के आधार पर मनुष्य को बांटने की कोशिश करेगा, वो नहीं होगा। क्योंकि हमारे लिए भारत तभी सक्सेसफुल होगा जब भारत की नारी शक्ति बढ़ेगी, जब भारत की युवा शक्ति बढ़ेगी, जब भारत के गरीब में शक्ति आएगी, जब भारत के किसान, जैसे देश पर सेना होती है जो हमारे लिए रोल मॉडल होता है, जो हमारे लिए बहुत हीरो होता है और वो हमारे लिए सुरक्षा लेकर आता है, उसी तरीके से किसान जो होता है वो हमारे लिए अन्न पैदा करता है। तो जितना महत्वपूर्ण और इज्जत हमारी आर्मी और हमारी सेना के लिए है, उतना ही इक्वल इज्जत हमारे किसानों के लिए भी है जो हमारे पेट में अन्न देता है। तो इसलिए किसानों को भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अमृत स्तंभ में रखा है और भारत के 4 पिलर में रखा है। बहुत अच्छी बात है और यकीनन ख्याल में, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर बेस, टेक्नोलॉजिकल बेस और बाकी चीज़ें आपस में मिलती है तो फिर आपकी इकोनॉमी और इन सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा नाज़िया, एक चीज़ कंट्रोवर्सी चल रही है लास्ट कई महीनों से, कनाडा और इंडिया का था, अभी उसमें यूएस भी शामिल हुआ। निखिल गुप्ता इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको अभी चेक रिपब्लिक में पकड़ा है और अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे हवाले कर दे क्योंकि ये हमें मतलूब है। क्या कहेंगी, क्या हुआ क्या कि ये कहते हैं कि ये कहानी अब की नहीं है, ये पहले थी, G20 में ये इसकी डिस्कशन भी हुई, लेकिन बिहाइंड द कर्टन बात हुई, अब ये बात ओपन हुई है और अमेरिका हो या कनाडा हो, बल्कि कनाडा अब ये कह रहा है कि हम कल कह रहे थे तो कोई हमें नहीं सुन रहा था, लेकिन अब यूएस कह रहा है तो यकीनन दुनिया इसको सुनेगी इस बात को। देखिए फकर भाई, बहुत क्रिस्टल क्लियर कहूंगी और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कहूंगी। अमेरिका, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ओबामा ने जब पाकिस्तान में ओबामा को धर दबोचा था तो कोई एनक्रिप्टेड मैसेजेस कुछ निकाले नहीं? क्योंकि अमेरिका तो तब भी बहुत वास्ट और फास्ट था। तब भी उनके डिप्लोमेट, उनके इंटेलिजेंस, उनके जितनी भी फॉरेन टेक्नोलॉजीज, उनकी टेक्नोलॉजीज, उनके सिस्टम्स, उनके डिफेंस बहुत बहुत हाई प्रोफाइल थे, बहुत हाई प्रोफाइल थे। तो ओबामा के बारे में उनको, ओबामा और किससे किससे बातचीत करता था इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। क्यों समुद्र में दफना दिया ओबामा को, ये भी नहीं बताया। चलो पाकिस्तान ने नहीं बताया कि ओबामा को 6 साल रखा ही क्यों था, लेकिन कम से कम ओबामा को तो बताना चाहिए था कि उसने उसामा बिन लादेन को कैसे पकड़ा, क्या क्या और चीजें सामने आई, क्यों समुद्र में दफना दिया, क्यों समुद्र में गोत दिया, तो अनइनक्रिप्टेड मैसेजेस उसके कितने निकले थे, तो ये सारी चीजें नहीं बताई। अब मैं बोलती हूँ आपको कि एक तो नहीं ऐसा, क्योंकि कनाडा के पास कोई प्रूफ नहीं है कि निज्जर को भारत के लोगों ने मार दिया, या पाकिस्तान में रोज एक अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं और 72 वर्जिन हुरों के पास टेररिस्ट चले जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की सरकार बोल देगी कि भारत मार रहा है। तो भाई आपकी सेना इतनी कमजोर है क्या? आपकी सेना इतनी अपाहज है क्या? ये मतलब हैंडीकैप है क्या कि आपके देश में घुस करके भारत के लोग मार के चले आ रहे हैं और आप मुंह देखते रह जा रहे हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर मार के आ रहे हैं तो सही है भाई कि अब तो भाई हमारा भारत बहुत 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 तरक्की कर चुका है, जो दूसरे देशों की छाती को चीर करके वहां जा करके भारत में के मुजरिमों को आराम से एकदम गोली दाग करके टो और बांसुरी बजा करके चला आ रहा है। तो ये तो बहुत जबरदस्त बात है। तब तो फिर अमेरिका को भी हमसे सीखना चाहिए डिफेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो फिर कनाडा को भी हमसे सीखना चाहिए कि डिफेंस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर पाकिस्तान को भी हमसे सीखना चाहिए कि डिफेंस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट जस्टिस ऑफ न्यूयॉर्क, काफी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। Now Bharat is in 4th or 5th position who have credibility to handle each and everything, to handle his defense systems. तो अभी 4th और 5th positions पर हम हैं। It's not mean के
आप किसी के ऊपर, जैसे कनाडा, जस्टिन ट्रूडो ने इल्जाम लगा दिया, तो बार बार डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा ना कि ठीक है आप प्रूफ दीजिए। फिर उसी कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, चलिए एक कमरे में बैठ करके बात करते हैं। क्यों? जब पूरी दुनिया आपसे कहने लगी कि भारत प्रूफ मांग रहा है, आप प्रूफ दे दीजिए, तो फिर आप कमरे में क्यों बैठकर बात करना चाह रहे हैं? तो अब अमेरिका का एक्चुअली क्या हो गया कि अमेरिका जो एक रूल करने की जो उसकी एक हैबिट है, वो वही सोच रहा था भारत के ऊपर भी। और तुम रशिया से नहीं टाई अप करोगे, तुम यूएई से टाई अप नहीं करोगे, तुम उससे वो नहीं लोगे, तुम उसके साथ बायलैटरल रिलेशन नहीं करोगे। लेकिन भारत बहुत न्यूट्रल। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस पूरी वीडियो को और पूरी डिस्कशन को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिनमें उन्होंने बात की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिन्होंने अपनी रैली में बात करी भारत की मेन 4 जातियों के बारे में, जिन्होंने उन जातियों को गिनाया जिसमें है भारत का जवान, गरीब, भारत की महिलाएं और किसान। जी हाँ, उन्होंने भारत को इन 4 जातियों में बांटा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और जिस तरीके से भाजपा ने 3 स्टेट्स में मेजॉरिटी हासिल की है, इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।